Hello everyone, Namaskar. Welcome back to Adhyalay. Today we are going to start a new chapter, that is mineral nutrition. But before we start this, we will complete girdling topic, which was remaining, right? Yes. So first, let us complete that girdling topic, which is very small topic. I had asked you to read it from NCERT. Hope you have done it. Yeah. So in girdling, anyone can do it. You can also do it. What we do is, in girdling, there is, let's say, a tree. Okay? So we are going to remove the outer part of the tree. The outer part of the tree, bark of the tree. Till which layer? Till which layer we are going to remove? Till which layer we are going to remove? Till phloem. We are going to remove it till phloem. So here phloem is present. And from here, we are going to remove this. From this area, we are going to remove phloem. So what we have done? From the base part of the tree, from the basal part of the tree, we have removed the layer of the tree. Up to which layer? Up to phloem. Up to which layer? Up to phloem. Is it clear? Up to phloem, we have removed it. We have cut it. We have removed it. Now we are going to leave it for a few days. Let's say a few days or few weeks. Leave it for some time or some days. Leave it for few days. What you should be observing after few days? The food which is getting synthesized in the leaf will try to come down. It will come here, it will come here, but will it be able to come down? Will it be able to come down? No. Why? Because the rasta is band. रास्ता बंद हो चुका है. There is no phloem downwards. नीचे phloem है ही नहीं. So what will be the result of it? What will be the result of it? जितना खाना होगा, all the food will be accumulated here. All the food will be accumulated here, and that will make it गुब्बारा. That will make it what? मोटा. यहाँ पे swelling हो जाएगी, right? ये फूल जाएगा. इससे क्या समझ में आया लोगों को कि ट्रांसपोर्ट फूड का कौन कराता है? फ्लोएम कराता है या जाइलम? हमने किसको हटाया? हमने फ्लोएम को हटाया. क्या समझ आया कि फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता था. तभी तो ये वाला खाना नीचे नहीं आ पाया, क्योंकि वो था ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे सारा फूड एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से ये वाली जगह पूरा फूल गया, स्वेलिंग हो गई, राइट? तो ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है जो प्रूफ करा था कि खाना ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से. पहला प्रूफ क्या था? कि फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट किया. दूसरा बताओ, मुझे गर्डलिंग के बारे में बताना. दूसरा सोच के बताओ, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन, इससे आपको क्या पता चला कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? दिमाग मत लगाओ, यहां जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है वो बताओ. फ्लोएम डायरेक्शन किधर की तरफ है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड या अपवर्ड? बोलो. नहीं बोलोगे? नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो व्हाट इज इट? डाउनवर्ड. इससे पता चला था कि हमें हमारे जो खाना है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. बिल्कुल सही आंसर. ठीक है, दिस इज गर्डलिंग. सीख गए ना? कहां तक की लेयर को खत्म करते हो? फ्लोएम तक की लेयर को खत्म करते हो. छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, क्या पता चलेगा. फ्लोएम नीचे आ नहीं पा रहा, फ्लोएम नीचे है ही नहीं, तो आएगा कहां से खाना? इसकी वजह से ऊपर वाले पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है. तो इससे हमें पता चला कि यस, इट वाज फ्लोएम व्हिच वाज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. सेकंड थिंग क्या पता चला? इसका डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स. कूल है? सो दिस वाज गर्डलिंग. अब कुछ भी डाउट्स हैं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, पूछो.
बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। कोई भी डाउट है? आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो कुछ समझा नहीं होगा, ऐसा कुछ है तो बोलो। आज है संडे, थर्सडे को आपका टेस्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लान्स का, ठीक है? थर्सडे को ट्रांसपोर्ट इन प्लान्स का टेस्ट है, ऑलराइट? तो अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके पहले जो भी डाउट्स आएंगे बिना हेजिटेट किए हुए मेरे को मैसेज करना, है ना? मेरे को मैसेज करना डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। कूल? यस, आगे बढ़े। नाउ स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर टुडे एंड दैट्स मिनरल न्यूट्रिशन, जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है ना? प्लांट फिजियोलॉजी में हमें ट्रांसपोर्ट, मिनरल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक पढ़ा है हमने, दूसरा पढ़ रहे हैं और 3 और है वो भी कंप्लीट करेंगे। सो मिनरल न्यूट्रिशन क्या समझता है इससे? आपको प्लांट से रिलेटेड पढ़ रहे हो ना? किससे रिलेटेड पढ़ रहे हो? प्लांट से। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं जिससे प्लांट का ग्रोथ होगा? कौन कौन से वो मिनरल्स हैं जिससे प्लांट का ग्रोथ होगा? ये बताना बहुत मुश्किल था। अगर आप किसी प्लांट को देखते हो आज, क्या देख के बता सकते हो अरे इसको ये वाले मिनरल की जरूरत है, इसको ये वाले मिनरल की जरूरत है, ये वाला मिनरल यूज कर रहा है, ये वाला प्लांट ये वाला मिनरल यूज नहीं कर रहा है? देखकर कैन यू से? अंतर्यामी थोड़ी हो, मैजिशियन थोड़ी हो दैट यू विल बी एबल टू से। बिल्कुल नहीं बोलोगे। फिर क्या क्या करोगे? कैसे पता करोगे कि कौन सी जरूरत है कौन सी जरूरत नहीं है? कैसे पता करोगे? हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? कुछ कुछ टेक्निक्स की, साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो पहली बार 1860 में जूलियस वॉन सैक्स, जर्मनी के थे, बॉटनिस्ट थे। पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा करा कि प्लांट को उन्होंने बिना सॉइल के ग्रो करा, विदाउट सॉइल उसने प्लांट को ग्रो करा, बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो कर दिया, सिर्फ न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड किया। क्योंकि एक्चुअली सोचो सॉइल की जरूरत क्या है? क्यों आपको सॉइल चाहिए प्लांट के लिए? ताकि सॉइल से उसको वाटर मिले और सॉइल से उसको मिनरल मिले। अगर मैं वो 2 चीज इसको दे दूं तो प्लांट बड़ा होगा ना, ग्रोथ करेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को जूलियस वॉन सैक्स ने लगाया और पहली बार हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक बनाया इन 1860। जूलियस वॉन सैक्स जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। पहली बार उन्होंने क्या किया था? प्लांट को मैच्योर कर दिया था न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, बिना मिट्टी के। एंड दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। इसी को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ग्रोइंग द प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, पानी दे दो, जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो डालो, उससे अगर ग्रोथ हो रहा है प्लांट का तब इसको बोलोगे हाइड्रोपोनिक्स। तो 1860 में करा था, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो बहुत सारी चेंजेस आई होंगी ना, बहुत सारी चेंजेस आई होंगी। हमने बहुत तरह तरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा कि चलो इस बार मैं नाइट्रोजन डालूंगी, अगली बार फास्फोरस डालूंगी, अगली बार पोटेशियम डालूंगी और फिर स्टडी करूंगी। समझ रहे हो? उससे आपको पता चल जाएगा ना नाइट्रोजन की जरूरत है कि नहीं। अगर ग्रोथ होगा तो पता चलेगा अरे हाँ जरूरत है। अगर नाइट्रोजन डालने के बाद प्लांट को कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब नहीं, प्लांट को इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो हाइड्रोपोनिक्स से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो इसेंशियल? क्यों इसेंशियल है हाइड्रोपोनिक्स? समझ आया ना? क्योंकि हम बिना सॉइल के अपने तरीके से प्लांट को ग्रो करते हैं, अपने तरीके से मिनरल्स डालते हैं और देखते हैं कि प्लांट कितना ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है।
वी कैन स्टडी, तब हमें जाकर पता चलेगा अच्छा ये वाला मिनरल है जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो मिनरल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. So can you explain why this is so essential? Why it is so essential? Because we are able to grow a matured plant in a soil free culture. बिना सॉइल के सिर्फ मिनरल सोल्यूशन डाल के हम प्लांट को ग्रो कर पा रहे हैं, राइट? हम एक एक एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं कि कौन सी एलिमेंट की जरूरत है और कौन सी एलिमेंट की जरूरत नहीं है. देखो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने प्लांट के रूट को अलग अलग न्यूट्रिएंट में डाला, अलग अलग एलिमेंट डाला, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में डाला, किसी में ज्यादा किसी में कम, ऐसे ऐसे करा. जो मिनरल सबसे ज्यादा सूटेबल था उसके लिए वो डाला, और उससे आपको क्या मिलेगा? अलग अलग तरह के ग्रोथ मिलेंगे. कुछ समझ आ रहा है? पूरा लॉजिक समझ आया? मैंने एक सोल्यूशन लिया, मिट्टी नहीं चाहिए इसमें, मैं अपने मन से इसमें पानी, न्यूट्रिएंट्स डालूंगी, ठीक है, रूट्स को, ताकि क्या हो, मेरा प्लांट ग्रो करे. अलग अलग, मैं मान लो 1 kg नाइट्रोजन डाली हूँ, आधा kg फॉस्फोरस डाली हूँ, राइट? तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग है, अलग अलग एलिमेंट भी लूंगी, उससे मुझे पता चलेगा कि कैसे ग्रोथ हो रहा है, किसकी हेल्प से ग्रोथ हो रहा है, किसकी हेल्प से ग्रोथ नहीं हो रहा है, सब कुछ पता चलेगा. समझ रहे हो? यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स हम डेफिशिएंसी सिम्टम भी डिस्कवर कर सकते हैं. जैसे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, आपको बॉडी में पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, तो हमें पता चल जाता है कि कैल्शियम की कमी है, इसलिए हमें ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं. उसी तरह प्लांट में अगर पता करना हो कि आखिर कौन सी चीज कम हो गई है जिसकी वजह से प्लांट ऐसा ऐसा सिम्टम कर रहा है, वो भी हम हाइड्रोपोनिक से पता कर सकते हैं कि नहीं. सोचो, मैंने नाइट्रोजन फॉस्फोरस डाला, पोटेशियम नहीं डाला. मैंने क्या नहीं डाला? पोटेशियम नहीं डाला. अब प्लांट में ना तरह तरह की बीमारी वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं. तो आपको क्या पता चला? आपने नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो डाला था ना, क्या नहीं डाला था? पोटेशियम. तो आपको जो भी सिम्टम दिख रहा है किसकी वजह से दिख रहा है? पोटेशियम नहीं होने की वजह से, क्योंकि आपने डाला नहीं, यू डिड नॉट यूज इट. तो आप इससे पता कर सकते हैं कि जो एलिमेंट नहीं होगा उससे क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट में दिखेगा. तो लोग जो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं ना, आजकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वो आपके प्लांट को देख के बता देंगे कि इसको किस चीज की कमी है. बोलेंगे आप ना थोड़ा फॉस्फोरस डालो इसमें, थोड़ा पोटेशियम डाल दो इसमें, थोड़ा नाइट्रोजन डाल दो इसमें, प्लांट ग्रो करने लगेगा. तो उनको सिम्टम से पता चल जाता है कि प्लांट को किस चीज की कमी है. तो ये सब स्टडी हम कैसे किए हैं? सब कुछ हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से हो पाया है, ठीक है? तो हाइड्रोपोनिक्स से हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स को ग्रो करा है, छोटे छोटे वेजिटेबल्स को, जैसे टोमेटो, टमाटर, बिना बिना सीड का क्यूक्यूम्बर, लेट्यूस जो ग्रीन लीव्स वगैरह होते हैं ना, वेजीज. इटालियन खाना खाओगे ना, तो इटालियन खाने में बहुत ज्यादा ग्रीन वेजीज यूज किया रहता है, पत्ते पत्ते, लीव्स एंड ऑल, उसको लेट्यूस बोलते हैं, राइट? It must be emphasized that the nutrient solutions must be adequately aerated to obtain the optimum growth. क्या बोल रहा है? कि उसको हवा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए ना उनको. तो एक एरेटिंग ट्यूब डालोगे जिससे कि उसको थोड़ा हवा जाए, ऑक्सीजन जाए, हिलाते रहना, ऑक्सीजन जाते रहेगा उसमें, ताकि वो ग्रो करे, राइट? यस, समझ रहे हो ना? अगर मैं उसमें हवा दूंगी ही नहीं तो क्या होगा? बिना ऑक्सीजन के ग्रोथ पॉसिबल है क्या? अगर मैं ऑक्सीजन दूंगी नहीं तो रिस्पिरेशन नहीं होगा, मतलब वो मैं जो भी न्यूट्रिएंट दे रही हूँ वो उसको तोड़ ही नहीं पाएगा. प्लांट कैसा रिस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक या एनएरोबिक?
वो भी रिस्पिरेशन करते हैं ना। रात में इसलिए बोला जाता है प्लांट के नीचे मत जाओ, क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। वो भी तो रिस्पिरेशन करते हैं। कैसा रिस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक। उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप ऑक्सीजन दोगे ही नहीं तो वो यूज कैसे करेगा न्यूट्रिएंट्स को? फिर उसके एनर्जी कैसे मिलेगा? इसलिए आपको ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशंस वेर पुअरली एरेटेड? अगर खराब तरीके से हवा दिया गया, मतलब ना के बराबर, तो ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं होगा। आप लाख खाना दे दो, मेरी बॉडी में ठूस दो खाना, और मुझे ना नाक बंद कर दो, ऑक्सीजन दो ही मत, मैं जिंदा रहूंगी? कितना भी खाना मेरे मुंह से डालते जाओ, और मुंह बंद कर दो, नाक भी बंद कर दो, मैं जिंदा रहूंगी? सोचो। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मेरे खाने का क्या मतलब? उसको तोड़ ही नहीं पाएगा, उससे एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी मुझे। वही है प्लांट के लिए भी। समझ आया कुछ? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखो, सॉइल से सब तरह के न्यूट्रिएंट जाते थे। हमने क्या किया? हमें पता करना था कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमने अपना अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया। कभी फॉस्फोरस ले लिया, कभी नाइट्रोजन ले लिया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया, बिना सॉइल के ग्रो किया, एंड दिस इज हाइड्रोपोनिक्स। समझ गए ना? सॉइललेस कल्चर, बिना सॉइल के प्लांट को उगाना, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। पहली बार इसको किसने करा? जूलियस वॉन सैक्स ने करा। किस ईयर में करा? 1860 में करा। समझ गए? हवा देना बहुत जरूरी है, हवा आने दे, है ना? एंड बहुत तरह के छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करा हमने, लेट्यूस को, कुकुम्बर को, टोमेटोज को, यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। क्या याद हो गया यहाँ तक? समझ आया इसकी जरूरत क्यों पड़ी एंड ऑल दोस थिंग्स? सब कुछ समझ आया ना? अब सुनो, ये डायग्राम भी समझ आ गया होगा ना? प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, एक तरफ से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, सॉइल में कितने तरह के एलिमेंट होते हैं, राइट? केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखा है? केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखा है? बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना? बहुत सारे एलिमेंट होते हैं कि नहीं? क्या सारे एलिमेंट प्लांट को चाहिए? सारे एलिमेंट प्लांट को चाहिए? सोचो, ऑल द एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट? थिंक। नहीं बाबा, नहीं। देखो, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन इंटर प्लांट्स थ्रू द रूट्स। बहुत सारे मिनरल्स है जो चले जाते हैं रूट्स के थ्रू। मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ 105 डिस्कवर्ड आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। एक्चुअली ये डेटा बहुत पुराना है, हमारे पास अभी 105 से ज्यादा एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल देखा है ना केमिस्ट्री का? 105 से ज्यादा है, बट एनसीईआरटी है, हमारे माता पिता सब यही है। 118 के अराउंड है ना, 118 के अराउंड, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 105 है। इसमें से कितने एलिमेंट हमने प्लांट में पाया है? अलग अलग प्लांट में हमने स्टडी किया। मोर देन 60, मोर देन 60 प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है रूट के थ्रू। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट स्पीसीज सेलेनियम, सॉइल से सेलेनियम ले लेते हैं। अगर कुछ प्लांट, कुछ माइनिंग जहाँ पे गोल्ड माइनिंग की जाती है, या फिर कुछ प्लांट जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, वहां पे ग्रो कर रहा है, तो वो प्लांट कुछ रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम ले लेता है। ठीक है, तो क्या सब जरूरत है सबके लिए? प्लांट में सेलेनियम, गोल्ड, रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम सब कुछ दे दिया, क्या ये सब जरूरत है प्लांट को? दिख तो रहा है प्लांट में, बट क्या प्लांट इसको यूज करने वाला है? नहीं। ठीक है, जितने एलिमेंट हमें दिखते हैं प्लांट में, प्लांट सबको यूज नहीं करता, सबको यूज नहीं करता। बहुत कम होते हैं जो प्लांट उसको यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता करें कि कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो क्वेश्चन आया तो आंसर भी ढूंढना पड़ेगा, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, देखो तो मैंने आंसर अभी तुरंत दिया। Whether all the diverse mineral element present in a plant, for example gold and selenium, जो ऊपर मेंशन किया है, क्या ये नेसेसरी है प्लांट के लिए? बोलो क्या आंसर है इसका? क्या ये प्लांट के लिए नेसेसरी है? यस और नो? बिल्कुल नहीं, आंसर इज नो। तो हमें टेक्निक चाहिए था जिससे हम क्या कर सके, पहले तो ये पता कर सके कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है प्लांट में, पहला कि कौन कौन से एलिमेंट प्लांट में प्रेजेंट है। वी वांटेड टेक्निक which were able to detect the mineral even at very low concentration, मतलब 10 to the power -8 ग्राम अगर 1 ml लेते हो प्लांट का मिनरल का, जाइलम से, मान लो जाइलम से निकाला 1 ml, अगर 1 ml जाइलम में आपको 10 to the power -8 ग्राम कोई मिनरल मिलता है, हमें उसको भी ढूंढ निकालना है, इतना थोड़ा सा भी हमें पता कर लेना है, ऐसा टेक्निक को फाइंड आउट करना है जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन से मिनरल्स है प्लांट में। कितना पता चल जाना चाहिए? 10 टू द पावर -8 ग्राम भी अगर 1 ml में है तो वो भी हमें पता करना है टेक्निक्स का यूज करके, पहला। दूसरा क्या, जब पता कर लिया कि वो मिनरल है, जैसे गोल्ड है, स्ट्रॉन्शियम है, पता करने के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज एसेंशियल फॉर प्लांट एंड व्हाट इज नॉट। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा प्लांट के लिए एसेंशियल है, कौन सा प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है? भाई बताओ, समझ रहे हो कैसा सेटअप बन रहा है? पहले तो हमने हाइड्रोपोनिक्स करके अच्छा खासा प्लांट उगा लिया, हवा पानी न्यूट्रिएंट सब दे दिया, है ना, वेजिटेबल्स लेट्यूस वगैरह कुकुम्बर वगैरह बना दिया। अब देखा ना, बहुत माथा पेच, एकदम दिमाग खराब हो रहा था कि भाई साहब प्लांट में तरह तरह के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब जितने हैं उसमें से 60 एलिमेंट तो दिख ही रहे हैं प्लांट में, एब्जॉर्ब कर ही लेता है प्लांट। हमारे पास टेक्निक है जिससे हम 10 टू द पावर -8 ग्राम भी अगर रहेगा 1 ml में, हम उसको भी पता कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि क्या वो इसेंशियल है प्लांट के लिए? क्या वो प्लांट को जरूरत है? डज प्लांट रिक्वायर इट? क्वेश्चन मार्क बड़ा वाला। अब कैसे पता करोगे भाई? हम कोई भगवान देवता तो नहीं है कि हाथ बंद करा अरे नहीं है, मान लो नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। साइंस पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ के लिए प्रूफ चाहिए। तब क्राइटेरिया बनाया हमने, क्या बनाया? क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। कि भाई सुन, कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूं तुझे, तो सुन ले। अगर ये क्राइटेरिया कोई एलिमेंट फॉलो कर गया तब बोल देना कि हाँ ये इसेंशियल एलिमेंट है। समझ आई बात? The criteria for essentiality of an element were decided, कि अगर तुम इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हो तब तुम्हें बोल दिया जाएगा कि तुम इसेंशियल एलिमेंट हो प्लांट के लिए, अदरवाइज रफू चक्कर, निकलो यहाँ से, तुम बिल्कुल इसेंशियल नहीं हो। समझ गए? तो क्या क्या क्राइटेरिया थे? द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब एब्सोल्युटली जरूरत होनी चाहिए उस एलिमेंट की नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। नॉर्मल जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो एकदम जरूरी होना चाहिए, एकदम जरूरी होना चाहिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। अगर वो नहीं रहा, अगर उसकी कमी हो गई तो प्लांट अपना ग्रोथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, प्लांट सीड को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, है ना। प्लांट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड। सेट द सीड मतलब सीड बनाना, समझे? पहला एकदम जरूरी होना चाहिए भाई, एकदम जरूरी। अगर वो नहीं रहा तो उसकी लाइफ साइकिल खराब हो गई, सीड नहीं बनेंगे, सब खत्म, लाइफ खत्म। अब सुनो दूसरा क्या, जरूरत इतनी ज्यादा होनी चाहिए और इतनी स्पेसिफिक होना चाहिए कि कोई दुनिया की ताकत उसको रिप्लेस ना कर सके। मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो फंक्शन करता है, नाइट्रोजन जो फंक्शन करता है
वही फंक्शन कोई दूसरा एलिमेंट ना करे। मतलब जैसे मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू बायो, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा पढ़ाना चाहिए कि अगर आपको कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है तो आपको फील होना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं मुझे मिस करना चाहिए। दैट टाइप ऑफ टीचिंग एनी टीचर शुड डू, राइट? उनको ऐसा टीच करना चाहिए कि वो रिप्लेस ना हो पाए किसी से, राइट? अगर ऐसा प्लांट में एलिमेंट है कि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत स्पेसिफिक है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? इट इज नॉट रिप्लेसेबल। मतलब वो कमी हो गई, अगर मान लो बाई चांस वो एलिमेंट नहीं है, तो उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, राइट? इट इज जस्ट लाइक अगर कोई आपके फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है और अगर वो नहीं रहे किसी वजह से, क्या उसको कोई रिप्लेस कर सकता है? कोई भी कर सकता है? नहीं ना, वो एक ही थे, है कि नहीं? बिल्कुल वैसा ही प्लांट के केस में। यस यस आज, रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय एनी अनदर एलिमेंट। दूसरे शब्दों में बोलोगे तो अगर किसी की डेफिशिएंसी हो गई है तो आप किसी और चीज से उसको उसको रिकवर नहीं कर सकते। समझ गए? तीसरा क्या है? द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। डायरेक्टली उसको मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेना पड़ेगा। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, तोड़ना, जोड़ना, ये सारे रिएक्शंस में उसको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे मैं अभी आराम करूंगा, तू कर ले काम, वैसा नहीं, ठीक है? इट शुड मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ये 3 पॉइंट्स है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। पहला, ग्रोथ रिप्रोडक्शन, भाई नहीं रहा तो सीड वीड बनना बंद हो जाएगा, लाइफ साइकिल खराब। दूसरी, रिक्वायरमेंट इतनी स्पेसिफिक और जरूरी होनी चाहिए कि अगर वो नहीं रहा तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उसको, दुनिया की कोई ताकत। तीसरी, उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना है उसके मेटाबॉलिज्म में, बनाओ तोड़ो जो करना है करो, लेकिन तुम इन्वॉल्व रहो, है ना? सो मत जाओ। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। उन्होंने डिसाइड करा ये सब कुछ फॉलो होगा तभी जाकर हम बोलेंगे कि तुम एसेंशियल हो प्लांट के ग्रोथ के लिए, अदरवाइज टाटा बाय बाय। चलो अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोपोनिक प्लांट है जिसको हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन देके कैसे ग्रो करवा रहे हैं। कैसे ग्रो करा रहे हैं देखो, बहुत सारे प्लांट को यहाँ रख दिया, बहुत सारे प्लांट को रख दिया, और यहाँ से जैसे मोटर होता है ना हमारे घर पे पानी का टैंक भरने के लिए, घर पे मोटर होता है ना, आप स्विच ऑन करते हो तो मोटर क्या करता है, पानी को पंप करता है। बस वैसा ही है, यहाँ से आप पानी को पंप कर रहे हैं। मान लो ये जमीन के अंदर है, आपने बोरिंग करा और ये जमीन के अंदर है, वहां से पानी निकाल रहे हो, पंप कर रहे हो। यहाँ पे पानी कौन है? न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है। यहाँ से आप पंप किए, ऊपर लेकर गए और यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ छोड़ने का मतलब इसको हमने ऐसे अरेंज करा है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, स्विच ऑन करोगे पंप, तभी तो पंप होगा ना। यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है, इसको ध्यान से देखो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, एक्चुअली ऐसा अरेंजमेंट है, मतलब समझ रहे हो? ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट कैसा है? ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट है, मतलब क्या अब आपको किसी की जरूरत होगी? अगर मैं यहाँ से पानी को पंप करके यहाँ तक पहुंचा दी, अब यहाँ से न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को किसी की जरूरत है, कोई मसीहा की जरूरत है, या खुद ब खुद वो सब में आ जाएगा? सोचो, खुद आ जाएगा ना। तो ये बस एक एग्जाम्पल है, नीट एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ से जब न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जाता है नीचे, तो क्या इसमें हम कुछ एनर्जी देते हैं? ना ना ना, ये पैसिवली जाता है। पढ़ लो इसको, क्या लिखा है यहाँ पे? हाइड्रोपोनिक प्लांट कैसे कैसे बनाया है? प्लांट आर ग्रोन इन ट्यूब और थ्रू और ट्रफ प्लेस्ड ऑन अ स्लाइट इंक्लाइन। स्लाइट इंक्लाइन का समझ में मतलब समझ आया? ऐसा है वो, पंप पानी लेकर आता है, रिजर्वॉयर है ये, यहाँ से आप न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लाते हो, यहाँ लाने के बाद आराम से कंटिन्यूअसली
आराम से कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट नीचे आ जाता है ना। तो एरो को ध्यान से देख लो, ऐसे आया पानी, ऐसे गया और ऐसे आया। यहाँ के बाद वो इंक्लाइन है, एक्चुअली उनको थोड़ा ऐसा टिल्टेड बनाना चाहिए था ताकि आपको डायग्राम से ही समझ आ जाए। वो ऐसा है, थोड़ा टिल्टेड है, समझ गए डायग्राम क्या कह रहा है। चलो, तो हाइड्रोपोनिक्स की बहुत सारी यूजेस समझ आई होगी आपको। हम बिना सॉइल का ग्रो कर सकते हैं उसको, हमें एलिमेंट की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है ना, कि क्या वो जरूरतमंद है कि नहीं, ग्रोथ करवा रहा है कि नहीं। हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी पता चल जाते हैं। अगर मैंने नाइट्रोजन नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया, नाइट्रोजन नहीं दिया, तो जो भी सिम्टम्स दिखेंगे वो किसकी वजह से है, किसकी कमी से है, नाइट्रोजन की कमी से, है ना। तो ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स से। और क्या सीखा कि जो जितने भी एलिमेंट मिलते हैं प्लांट में, क्या सारे इसेंशियल होते हैं? नहीं, सब नहीं होते। तो पता करो ना कौन होते हैं। तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया पढ़ा। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में होना चाहिए, उसको दुनिया की कोई ताकत रिप्लेस नहीं कर सकती। समझे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब समझ आता है ना? समझ आता है? आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी सिम्टम्स कब होगा? जब कोई चीज आपकी बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, कमी की वजह से सिम्टम। डेफिशिएंसी का मतलब कम होना, सिम्टम्स। किसी की कमी की वजह से अगर सिम्टम हो, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम, है ना। तो प्लांट के केस में भी वही होगा। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इज लेस देन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड किया गया है हमारी बॉडी में। जैसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, कि 12 से 16 के बीच में रहेगा तो बहुत अच्छा है, 12 से 14 के बीच में रहेगा तो बहुत अच्छा है। उससे कम चला गया हीमोग्लोबिन, हमने डिसाइड किया है कि 12 से 14 तक अच्छा रहता है, ठीक रहता है, वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है। उससे अगर कम चला गया तो हम बोलते हैं कि हमें अनीमिया होने वाला है, क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो चुका है। उसी तरह प्लांट में भी हमने सबका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड किया है कि अगर इससे नीचे किसी एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन चला जाए, तब जाके प्लांट हार मान जाता है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करने लगता है। When the concentration of mineral is less than critical concentration, तब जाके जो सिम्टम्स दिखेगा, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लो, बस एग्जाम्पल है। मान लो नाइट्रोजन का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 5 मिलीग्राम पर डे। प्लांट को नाइट्रोजन कितना चाहिए? 5 मिलीग्राम पर डे, ये रिक्वायरमेंट है प्लांट का। मिल कितना रहा है? 3 मिलीग्राम पर डे। दिस वॉज द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। हम इसको इससे कम दे रहे हैं, वी आर गिविंग लेस देन दैट, लेस देन दिस। सिम्टम्स दिखेंगे ना, क्या बोलोगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। समझ आया? इसी को मैं उल्टा करके बोलूं, व्हाट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, तो आंसर दे सकते हो। इसी को अगर मैं उल्टा करके बोलूं, व्हाट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, आंसर दे सकते हो। सोचो तो, आंसर दे सकते हो। व्हाट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दिमाग से सोचो। ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो डिसाइड कर देगा अगर कोई भी एलिमेंट उसके नीचे है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेगा। इट इज दैट मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच, ये वह मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है एलिमेंट का जिसके नीचे प्लांट्स विल शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। एक ही चीज है दोनों, घुमा फिरा के बस इंग्लिश का टर्म यूज करना है, राइट? देखो डेफिशिएंसी सिम्टम्स को क्या बोलोगे? इफ एनी एलिमेंट इज बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेगा। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या बोलोगे? इट इज दैट मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच द प्लांट शोज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। समझे? अंग्रेजी का खेल है बस।
है ना, मैंने बस उसको उल्टा सीधा करके एक्टिव और पैसिव कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि प्लांट में कैसे कैसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखते हैं। किस किस तरह के डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें दिखेंगे। तो कुछ कुछ टर्म आएंगे इस चैप्टर में, तो मैंने उसको थोड़ा इकट्ठा कर लिया है एक जगह ताकि आपको इजी हो समझने में। अयो क्या करा। मॉटलिंग, मॉटलिंग क्या होता है? मॉडलिंग नहीं है बिल्कुल भी, मॉटलिंग जब पत्तों पे, लीफ के पत्तों पे क्या हो जाए, दाग धब्बे लगने लगे, पर प्रॉपर खूबसूरत सा लीफ नहीं हो, दाग धब्बे पैचेस आने लगे, अच्छे से क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, है ना, ग्रीन कलर प्रॉपर नहीं हो, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आने लगे, पैचेस आने लगे, क्या बोलोगे उस कंडीशन को? मॉटलिंग। ठीक है, एब्सिशन, नेक्स्ट टर्म क्या है? एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या? मान लो मेरी एज जो भी है, बताऊंगी नहीं, मान लो ऐसा कुछ होता है कि मैं एक पर्टिकुलर एज जो मुझे जीना चाहिए था उसके पहले ही मेरा कुछ खराब हो गया, या फिर मेरी आंखें या कान मुंह कुछ भी, एक पर्टिकुलर एज होता है सबका खराब होने का, राइट? जैसे कि बूढ़े होने के बाद अगर होता है तो हम बोलते हैं उनकी एज हो गई है, एजिंग की वजह से बहुत चीजें हो जाती है, राइट? अगर कोई यंग है, यंग में ही अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई बॉडी में, तो वो प्री मेच्योर प्रॉब्लम्स है ना, एज होने के पहले वो प्रॉब्लम आ गई। एब्सिशन भी कुछ ऐसा है। प्री मेच्योर फॉल मतलब फ्लावर को सुबह से शाम तक रहना चाहिए था, लेकिन वो सुबह ही आया सुबह ही चला गया, पहले ही गिर गया प्लांट से। फ्रूट भी, उसको 2 महीने रहना था, बड़ा बनना था, पकना था, साइज बड़ा होना था, लेकिन नहीं, वो पहले ही गिर गया। लीफ भी वैसे ही रहना कुछ दिन था, बट मेहमान थे वो बस कुछ पल के। दैट इज एब्सिशन, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ। एज के पहले अगर भगवान को प्यारे हो जाओ, दैट इज एब्सिशन। ठीक है, फिर है स्टंट। कौन सा स्टंट? बाइक स्टंट? हाँ क्या? नहीं नहीं, कौन सा स्टंट? स्टंट का मतलब होता है जब प्लांट का ग्रोथ रुक जाए, मतलब बढ़ना चाहिए था ना एज के साथ, बट प्लांट का ग्रोथ आराम से, मैंने नहीं बढ़ना यार, मुझे मुझे शॉर्ट ही ठीक हूँ, राइट? तो वो चीजें होती है, प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, बढ़ती नहीं है, बढ़ना बंद कर जाती है, दैट इज स्टंटेड ग्रोथ। फिर आएगा कुछ टर्म, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या? क्लोरोफिल का खात्मा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है सब कुछ, वो नहीं रहा तो पीला पीला, येलो येलो, डट्टी फेलो, पत्तों में पीलापन छा जाएगा, दैट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल जिसकी वजह से येलो येलो लीफ हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। अच्छा खासा लीफ है, अच्छे खासे तो थे हम, अचानक से हमारा एक पार्ट काम करना बंद हो गया, है ना, बिल्कुल डेथ हो गई किसी एक फिंगर की, एकदम उस पर कोई सेंसेशन ही नहीं है, अचानक से कुछ ऐसा हो गया एक एरिया में, तो अच्छा खासा सब कुछ है, बस यहाँ पे डेथ हो गई किसी चीज की। अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू की लोकल बस वहीं पे डेथ हो जाती है ना, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, लोकलाइज्ड डेथ ऑफ द टिश्यू। समझ रहे हो? लोकलाइज्ड डेथ ऑफ द टिश्यू, वहीं पे डेथ हो गई तो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं टिश्यूज मर गए, सेल्स मर गए, दैट्स नेक्रोसिस। ठीक है, सो दैट्स ऑल आज की क्लास में। कल की क्लास के लिए होमवर्क क्या है आपको? आपको इसेंशियल एलिमेंट्स में 2 तरह के एलिमेंट मिलेंगे, देखो, मैक्रो मिलेंगे एंड माइक्रो मिलेंगे। मैक्रो एंड माइक्रो, आप इनका डेफिनेशन देखना और इनका यूजेस देखना, बहुत खतरनाक है ना, पूरा रट्टाफिकेशन चैप्टर है। अभी तक तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ रटना है इस चैप्टर में। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है,
मैं बस आपको तरीका बोल सकती हूँ कि ऐसे याद कर लो, वैसे याद कर लो। आपको दिमाग खुद का यूज करना पड़ेगा, मेरे दिमाग से याद नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आएंगे मिनरल्स। हमने पता कर लिया कौन ज्यादा चाहिए, कौन कम चाहिए। फिर हम देखेंगे कि उसका क्या काम है, काम क्या है। फिर अगर वो नहीं रहेगा तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे। तो ये आपका दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में। हाइड्रोपोनिक्स के बाद न्यूट्रिएंट का क्या क्या यूज है, तो वो चीज को आप एक बार पढ़ कर आना। कैसे पढ़ोगे? अंडरलाइन कर करके पढ़ना, हवा में मत पढ़ना। ठीक है, पढ़ना, साथ साथ ट्रांसपोर्ट को प्रिपेयर करो, थर्सडे को टेस्ट लेंगे उसका। ठीक है, आई होप यहां तक समझा होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट इज देयर? Cool then. Thank you so much. See you in next class.